हाँ तो देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। क्या टॉपिक है? प्रिज्म। तो अब तक हमारे इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्लास 12 का जो 11वां चैप्टर है उसमें लेंस हो गया, लेंस मेकर सूत्र हमने पढ़ लिया था, लेंस की आवर्धन क्षमता के बारे में आपको एक फॉर्मूला लिखा दिया था, लेंस की क्षमता पढ़ ली थी, लेंसों का संयोजन पढ़ लिया था, है कि नहीं। अब आज का टॉपिक क्या है? प्रिज्म। क्या है भाई? प्रिज्म। तो देखो ये प्रिज्म क्या चीज़ होती है, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो प्रिज्म की। हाँ तो इसमें लिखो दो किसी कोण पर झुकी हुई सतहों से घिरा हुआ वह पारदर्शी व समांगी माध्यम। इसमें ऐसे लिखो कि दो किसी कोण पर झुकी हुई सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी व समांगी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। दो किसी कोण पर झुकी हुई सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी व समांगी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रिज्म। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। तो भाई प्रिज्म कहलाता है। अब देखो ये प्रिज्म कुछ भाई ऐसा होता है इस प्रकार। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई थी। ये वाला जो कोण होता है ना, इसको कहते हैं हम प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। या इसको कहा जाता है अपवर्तक कोण। क्या कहा जाता है? अपवर्तक कोण। अपवर्तक नहीं, अपवर्तक कोण। और ये जो है ना, ये होता है इसका आधार। क्या होता है? आधार होता है इसका। क्या होता है? आधार। प्रिज्म कोण को हमेशा ए से बताते हैं। किसे बताते हैं? ए से बताते हैं। तो ये डायग्राम कॉपी में नोट कर लो। अब इसके बाद में देखो एक इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है भाई। ये इस प्रकार का होता है भाई डायग्राम। इसके अंदर अगर हम इनको इस प्रकार नाम दें ए बी सी डी ई एफ, ये इस प्रकार, तो इसके अंदर जो ये है ना, ये वाली चीज़ कौन सी? बी सी ई एफ, ये तो है आपका आधार। क्या है? आधार है। क्या है भाई? आधार। और यहाँ पर ये दो किसी कोण पर झुकी हुई वो कौन सी सतह है इसके अंदर? क्या आप देख के पहचान कर सकते हैं क्या? कौन सी सतह इसमें जो वो दो कोण पे झुकी होती है ना प्रिज्म के अंदर, वो कौन सी सतह है इन दोनों के अंदर? इन दोनों में एक तो सतह है ये वाली ए बी सी डी, ये भी बताऊंगा आपको उदाहरण की सहायता से। ए बी सी डी कौन सी है? ए बी। एक तो ये वो सतह है जो किसी कोण पे झुकी है। एक दूसरी वाली सतह कौन सी है? ए एफ ई डी। ये दोनों वो क्या है? अपवर्तक सतह। क्या है? अपवर्तक। क्या है भाई? अपवर्तक सतह है। अब ये दोनों अपवर्तक सतह है इसके अंदर। क्या है? अपवर्तक सतह। दो किताब देना मुझे, ये दे दो, पुस्तक दे दो, ये तरवाड़ा भी दे दे। ये देखो इसके अंदर जैसे आपका जो प्रिज्म है वो कुछ ऐसा होता है इस प्रकार का। इसके नीचे जैसे मैं एक पुस्तक यहाँ पर और लगा दूँ, ऐसा ही बिल्कुल है, ऐसे इस प्रकार है ना। तो इसको कैसे कर दिया इसने? ऐसे करके दिखा रहा है आपको। जो बोर्ड पे जो मैंने चित्र बनाया ना, वो इसको प्रिज्म को कैसे दिखा रहा है? ऐसे रखा होता है पिरामिड की तरह, इसको ऐसे खड़ा कर दिया ऐसे इस प्रकार। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये इस प्रकार आगे बढ़ा, इसके आगे बढ़ा ऐसे, है ना। ये आप अपने घर पे करके देख सकते हो 3 किताबों को लेकर इस प्रकार। तो देखो ये वाली सतह तो कौन सी है? ए एफ ई डी, ये वाले तो। और ये वाली कौन सी है? ए बी सी डी। और ये वाले जो दिख रही है ना, इसके आगे वाला ऐसा पोर्शन, ये कौन सा है? आधार इसका। कौन सा है? इसको भी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। तो भाई प्रिज्म क्या होता है? दो किसी कोण पे झुकी हुई सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी समांगी माध्यम में क्या कहलाता है? प्रिज्म। क्या कहलाता है? ये कांच का बना होता है भाई। किसका बना होता है? कांच का बना होता है, पिरामिड के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? पिरामिड के जैसा। इसका एक आपके प्रैक्टिकल भी है, एक मेजर प्रैक्टिकल है कि प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना। इस प्रकार का है कि इसके लिए क्या है? प्रैक्टिकल है आपके। तो देखो इसके अंदर, अब ये तो था भाई आपके प्रिज्म की डेफिनेशन वगैरह। अब आपके टॉपिक क्या है? प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे? इसमें हम एक तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अपवर्तनांक जैसे हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ लिया था, म्यू से बताते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है C/V। और अपवर्तनांक ये बताता है कोई माध्यम कितना ज़्यादा सघन है, और ये कोई माध्यम कितना ज़्यादा सघन है। अपवर्तनांक इस चीज़ के बारे में बताता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर C/V। क्या होता है? C/V होता है। अब इसके अंदर देखो, अब हमें एक तो इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। एक इसमें एक खास स्थिति होती है न्यूनतम विचलन की। किसकी स्थिति होती है? न्यूनतम विचलन, जिसमें प्रकाश की किरण सबसे कम विचलित होती है। विचलन क्या होता है? जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण आई ऐसे, यहाँ तो वायु है और यहाँ पर है जल, तो इस प्रकाश की किरण को इधर जाना चाहिए था,
अगर मैं यहाँ पर ऐसे अभिलंब खींच दूँ तो ये जल में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी ना। तो ये वाला कोण तो हुआ आई और ये वाला कोण हुआ पूरा आर। तो इसके अंदर पहले इधर जा रही थी लेकिन अब वास्तव में किधर गई, इधर। तो इसी को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। हालांकि ये हमने अलग ही लेंस की क्षमता के अंदर भी यही चीज़ देखी थी हमने, सेम ही है कि नहीं है। अब इसके अंदर देखो, अब भाई जो ये प्रिज्म है ना, ये पिरामिड के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? पिरामिड के जैसा। लेकिन हम इसको बोर्ड पे बना नहीं सकते, तो बोर्ड पे हम त्रिभुज के रूप में बनाते हैं। किसके रूप में बनाते हैं? केवल त्रिभुज के रूप में बनाते हैं। तो जैसे देखो, ये हो गया आपका प्रिज्म। क्या हो गया भाई आपका? प्रिज्म। ये हुआ प्रिज्म कोण। क्या हुआ? प्रिज्म कोण। एक प्रकाश की किरण इस प्रकार आई ऐसे इसके अंदर, और यह प्रकाश की किरण जब इस प्रिज्म में प्रवेश करेगी तो इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार। एक बार तो कब होगा? जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से इसके अंदर प्रवेश करेगी। तो हम जानते हैं बाहर हवा है, मान लो प्रिज्म को हवा में रखा है। किस में रखा है? और प्रिज्म का खुद का अपवर्तनांक म्यू कितना है? म्यू है। तो प्रिज्म कांच का बना है तो ये सघन है, और बाहर हवा है मतलब विरल है। तो प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या इसका विचलन होगा? ये अपने मार्ग से भटक जाएगा ना। तो हमेशा हमने ये देखा कि ऑप्टिक्स में जो भी कोण मापे जाते हैं वो अभिलंब के सापेक्ष मापे जाते हैं। किसके सापेक्ष मापे जाते हैं? तो मैं यहाँ पर एक अभिलंब ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा। तो ये कोण तो हुआ आई, इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब प्रकाश की किरण को इधर जाना चाहिए था, लेकिन वो इधर ना जाकर कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी, ऐसे। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? इस प्रकार निकलेगी। जब ये इस सतह पे पहुंचेगी तो इसका एक बार और अपवर्तन होगा। एक बार और अपवर्तन क्यों हुआ इसका? क्योंकि अब की बार ये सघन से विरल में जा रही। किस में जा रही? सघन से विरल में जा रही। तो देखो, ये अभिलंब ड्रॉ कर लिया। क्या प्रकाश की किरण को इधर जाना चाहिए था, जबकि इधर ना जाकर किधर गई है? इस तरफ निकल गई। क्या चीज़ समझ आई ना? थोड़ा सा ऊपर बता देंगे इसको, ऐसे ये इस प्रकार निकल गई, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर ये वाला जो कोण है, ये तो अभिलंब है, एन डैश नाम दे दो इसको, तो और इसको नाम दे दो एन। ये कोण हुआ आई। क्या हुआ? कोण आई। अब जब ये अंदर प्रवेश करी तो इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये गई इधर। तो विचलन कितना हुआ? डेल 1। कितना हुआ? डेल 1। और ये वाला कोण कितना? अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण। क्या होता है? अपवर्तन कोण। R1 से बताते हैं। देखो, जैसे ये हमारी सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आई, इधर जाना चाहिए था। ये अभिलंब हुआ तो ये आई हुआ, तो ये हुआ R। क्या हुआ? R हुआ। और ये क्या हुआ? डेल। क्या हुआ? डेल। क्या चीज़ समझ आई ना? बिल्कुल वही वाले चोरी यहाँ पर हमने, यानी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया। अब प्रकाश की किरण ऐसे गई हुई, और जब इस सतह से इसका अपवर्तन हुआ तो ये वाला कोण हमने मान लिया R1। देखो, अभिलंब तो ये है और आपतित प्रकाश किरण ये है इस सतह के लिए, है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? R1 इसके लिए आपतन कोण। क्या हुआ? आपतन कोण। इसके बाद में जैसे ये प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी तो अभिलंब तो ये और प्रकाश की किरण यहाँ, तो ये कोण होगा अपवर्तन कोण। क्या होगा? इसको कोण ई से बताते हैं नॉर्मली, है कि नहीं? क्योंकि ई का मतलब होता है एग्जिट, मतलब निर्गत किरण। क्या है? निर्गत। ई का मतलब होता है निर्गत। क्या होता है? निर्गत। तो यहाँ ई का मतलब क्या है? एग्जिट। क्या मतलब है? तो ये निर्गत कोण होता है। क्या होता है? निर्गत। लेकिन इस सतह के लिए क्या है? ये अपवर्तन कोण। क्या है? और ये है आपतन कोण। क्या है? और इस वाले सतह के लिए आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण क्या है? R1। क्या है? R1। अब इन दोनों अभिलंबों को मिला दिया तो ये वाला कोण हमने मान लिया थीटा है। कितना है? थीटा है। ये वाला कोण कितना मान लिया हमने? थीटा है। अब देखो, इसके बाद अब इन किरणों को कुछ नाम दे दो। जैसे इसको नाम दे दिया हमने PQ R, और ये किरण हो गई S। क्या हो गई भाई? S हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो ये वाली किरण कितना विचलित हुई। क्या इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन गई इधर। तो इस कोण को हमने कह दिया डेल्टा 2, है कि नहीं? या डेल 2 कह दिया। क्या कह दिया? डेल 2। तो ये वाला कोण कितना बचा? ये वाला कोण कितना बचा? E माइनस डेल 2। अरे कितना बचा? E माइनस। ये भी काम आएगा जब इनको हम आपस में इस प्रकार बराबर करेंगे तब। क्या चीज़ समझ आई ना? अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर इसका अपवर्तनांक हो गया म्यू, और प्रिज्म को रखा है म्यू बराबर 1, मतलब हवा में रखा। किस में रखा है? हवा में रखा। अब इस चित्र के नीचे, ये पहले तो चित्र बना लो, वीडियो को पॉज करके चित्र बना लो कॉपी के अंदर। अब देखो इसके अंदर, यहाँ पर ये जो भाई कोण आई है ना, ये तो क्या है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। और कोण R1 क्या है? सतह। इस सतह को कुछ नाम दे दो, जैसे ABC नाम दे दो पहले, ABC। तो सतह AB के लिए क्या है? ये
सतह AB के लिए अपवर्तन कोण क्या है? सतह AB के लिए अपवर्तन कोण, ये चित्र के नीचे लिखना है आपको, अपवर्तन कोण। इसके बाद में कोण R2 क्या है? सतह AC के लिए, सतह AC के लिए क्या है? आपतन कोण है भाई, क्या है? आपतन कोण है। इसके बाद में देखो जो कोण E है वो क्या है? वो है निर्गत कोण, क्या है? निर्गत कोण। म्यू क्या है? म्यू है प्रिज्म का अपवर्तनांक, क्या है? प्रिज्म का अपवर्तनांक है, क्या है? प्रिज्म का अपवर्तनांक। और कोण A क्या है? कोण A है आपका प्रिज्म कोण, क्या है? प्रिज्म कोण। तो ये सारा कुछ इसके नीचे लिख दो, इससे एग्जामिनर इम्प्रेस होता है। सही तरीका लिखने का यही होता है कि जो भी चीज़ें हैं ना इसके अंदर, जो भी हमने बताई है वो सारी इसके अंदर लिख दे। क्या चीज़ समझ आई ना? एक ये वाले में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये कोण कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा, ये मतलब कुछ केसों में हो भी सकता है ऐसा, ये डिपेंड करता है कि उस प्रिज्म की डिज़ाइन कैसी है। क्या चीज़ समझ आई ना? तो ये अभिलंब जब अभिलंब दोनों इस प्रकार यहाँ पर मिलेंगे तो ये कोण कुछ थीटा बनेगा, क्या बनेगा? कुछ कोण थीटा। ये हमारे काम का कोण नहीं है, इसलिए इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता, आगे डेरिवेशन में हम देखेंगे ये कट जाएगा। क्या चीज़ समझ आई ना? अब देखो ये इसके नीचे लिख लेना, चित्र बना लो और वीडियो को पॉज करके ये सारा कुछ इसके नीचे लिख लेना। और अब इसके नीचे लिखो थ्योरी, अब इसके नीचे थ्योरी लिखो। इसमें लिखो चित्रानुसार, चित्रानुसार एक प्रकाश की किरण PQ, चित्रानुसार एक प्रकाश की किरण PQ किसी प्रिज्म की सतह AB पर I कोण पर आपतित होती है। कितने कोण पर आपतित होती है? I कोण पर आपतित होती है तथा इसके आगे लिखो तथा R1 कोण पर अपवर्तित होकर, R1 कोण पर अपवर्तित होकर प्रिज्म की सतह AC पर R2 कोण पर आपतित होती है। किस कोण पर आपतित होती है? R2 कोण पर। ये R2 कोण है भाई, R1 नहीं ध्यान रखना है ना। R2 कोण पर आपतित होती है तथा इसके आगे लिखो तथा सतह AC से अपवर्तित होकर E कोण पर निर्गत हो जाती है। कितने कोण पर निर्गत हो जाती है? E कोण पर निर्गत हो जाती है। तो हमने क्या लिखा? यानी चित्रानुसार एक प्रकाश किरण PQ किसी प्रिज्म की सतह AB पर यानी I कोण पर आपतित होती है तथा R1 कोण पर अपवर्तित होकर सतह AC पर, किस पर? सतह AC पर R2 कोण पर आपतित होती है। कितने कोण पर? R2 कोण पर। और कोण E पर निर्गत हो जाती है, कोण E पर निर्गत हो जाती है। इसके बाद में लिखो, इसके आगे लिखो माना प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, वह इसे हवा में रखा है। और ये किस में रखा है? हवा में रखा। कोष्टक में μ1 बराबर 1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी चाहो तो। अब देखो बस वो देना हो, बस वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना। अब देखो चित्र बना लिया है, थ्योरी लिख दी है नीचे। अब देखो इसका डेरिवेशन क्या होगा भाई? अब इसका तो देखो इसके डेरिवेशन में क्या है, तो अभी चित्र हमारे थोड़ा सा काम आएगा, इसलिए इसको यहाँ पर हम बना के रखेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, तो अगर मैं ये वाला त्रिभुज ले लूँ, कौन सा? Q, इसको आप नाम दे दो, क्या नाम दोगे? O नाम दे दो इसको, जैसे है ना, या X नाम दे दो। क्या नाम दे दो? X। तो QXR ये छोटा वाला त्रिभुज लो। कौन सा त्रिभुज? QXR में जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे ना, ये वाला क्यों ले रहे हैं? हमें लेंस का एक तो अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है? अभी फिलहाल देखो ये हम ऐसा ये त्रिभुज लेंगे, ये बड़ा वाला लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे ये आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। अब इसके अंदर देखो क्या हो जाएगा? त्रिभुज QXR, ये Q, ये X, ये R। इसके अंदर अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, तो ये कोण R1, ये थीटा, ये कोण R2, मतलब R1 प्लस R2 प्लस थीटा बराबर 180। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? देखिए 180 माइनस R1 प्लस R2। देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अगर कोष्टक नहीं लगाऊंगा तो दोनों को माइनस में लिखना है, और कोष्टक लिखा दिया तो क्या एक की तरफ माइनस लिख दो ना। अब इसके बाद में देखो थीटा आ गया। अब ये वाला चतुर्भुज लो, कौन सा? AQXR। तो ये वाला हो जाएगा चतुर्भुज AQXR में। इसमें ये वाला कोण तो कितना भाई? A कितना है? यहाँ पर A क्या चीज़ है? A क्या चीज़ है यहाँ पर? प्रिज्म कोण। क्या है? प्रिज्म कोण है। A क्या है भाई? प्रिज्म कोण है। अब देखो ये तो A हो गया, ये वाला कोण कितना हो बताओ? देखो मुझे अब की बार कौन सा चतुर्भुज लिया? ढंग से देखो, हमने चतुर्भुज लिया है AQXR, AQX और R, ये वाला चतुर्भुज लिया। तो ये तो कोण A हो गया, ये वाला कोण कितना हुआ?
ये कोण हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ ये, क्योंकि ये है अभिलंब। क्या है ये अभिलंब है। सतह पे हमेशा अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए तो इसका नाम ही अभिलंब है। मतलब ये वाला कोण भी 90, ये वाला कोण भी, मतलब ये भी 90 और ये भी 90। तो ये ए 90 थीटा और 90, तो कितना हुआ ए प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90 बराबर होगा 360, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 360। 180 उधर जाएगा तो 180 बचेगा, तो ए प्लस थीटा बराबर बचा 180। तो थीटा बराबर कितना बचा 180 माइनस ए। क्या बचा भाई 180 माइनस ए। यहाँ से इन दोनों इक्वेशनों को आप इक्वेट कर दो, तो जब दोनों को आप बराबर करोगे, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसको जैसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1 और 2। तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो देखिए 1 व 2 से, 1 व 2 से हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2 और बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए। इससे ये तो कट गया, तो R1 प्लस R2 बराबर कितना आया ए। कितना आया, मतलब प्रिज्म कोण का मान कितना होता है। इस सतह के लिए अपवर्तन कोण और इस सतह के लिए आपतन कोण, इन दोनों के योग के बराबर होता है प्रिज्म कोण। क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। अब ये तो आ गया हमारे प्रिज्म कोण भाई, क्या आ गया। अब हमें निकालना है विचलन कोण। क्या निकालना है, विचलन। तो पहली सतह से प्रकाश किरण का कितना विचलन हुआ, ये यहाँ पर बताना। वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब इसके बाद में देखो, अगर हम भाई सतह ए बी की बात करें, किसकी बात करें, सतह ए बी की, तो सतह ए बी से कितना विचलन हुआ, सतह ए बी से विचलन, ये कितना हुआ भाई सतह ए बी से विचलन, सतह ए बी से विचलन कितना हुआ, डेल 1 हुआ। कितना हुआ, ये डेल 1 किसके बराबर है, ढंग से देखो। अगर आप डेल 1 कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप एक चीज ढंग से देखो तो ये कोण आई है और ये पूरा कोण इस आई के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। देखो ये तो अभिलंब और ये प्रकाश की किरण, देखो क्या ये शीर्षाभिमुख नहीं है क्या, तो डेल ये वाला कोण इसके यानी आई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, देखो ये रेखा और ये रेखा, ये देखो देखिए समझ आया कि नहीं आया। तो क्या हो जाएगा आई प्लस, सॉरी आई बराबर कितना हो जाएगा, डेल 1 प्लस, तो डेल 1 बराबर हो जाएगा आई माइनस R1। इसको नाम देने की आवश्यकता नहीं। अब दूसरा देखो, तो सतह एसी की आवश्यकता, सतह एसी से, सतह एसी से विचलन, सतह एसी से विचलन कितना होगा, सतह एसी से विचलन, सतह एसी से विचलन कितना होगा, कितना होगा कमल किशोर, सतह एसी से विचलन, किससे विचलन, एसी से। अगर आप सतह एसी को ध्यान से देखो तो ये R2 है, ये देखो देखिए ये वाला कोण के बराबर है। ये इसलिए लिया था, मैंने कहा था ना ये वाला कोण हमने लिया है, ये इसी वजह से लिया था। अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रकाश की किरण और ये अभिलंब, देखो देखिए, तो ये R2 जितना कोण है वही क्या, E माइनस डेल 2। तो R2 बराबर कितना, E माइनस डेल 2। तो डेल 2 बराबर कितना हो जाएगा, E माइनस R2। कुल विचलन कितना हुआ, कुल विचलन, कुल विचलन हुआ डेल बराबर डेल 1 प्लस, तो डेल बराबर कितना हुआ, डेल 1, डेल 1 हुआ I माइनस प्लस E माइनस, तो डेल बराबर I प्लस E माइनस कॉमन ले लो तो R1 प्लस। अब देखो R1 प्लस R2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, I प्लस E तो है, A लिखा जा सकता है। देखो प्रिज्म कोण, ये अभी अभी रिजल्ट आया था, इससे पीछे वाले में हमारे आया था ना, R1 प्लस R2 की जगह क्या लिखा था हमने, वहाँ A लिखा था। तो डेल बराबर क्या हुआ, I प्लस E माइनस A। ये हुआ आपके विचलन कोण का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पर एक बनाया जाता है ग्राफ। क्या बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में। किसके बीच में, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में। ये प्रैक्टिकली ग्राफ है भाई, मतलब अगर हम इसका प्रैक्टिकल करें तो इस ग्राफ को हम बनाना वहाँ पर सीखते हैं। इसकी इक्वेशन नहीं है। नॉर्मली हम ग्राफों को दो तरीक़ों से बनाते हैं, एक तो ग्राफ की समीकरण हो, तो एक दूसरा अगर डेटा हो हमारे पास, वो डेटा मिलता है प्रैक्टिकली। कैसा मिलता है कि इसका मान इतना रखा तो इसका मान इतना आया, इसका मान इतना रखा तो इसका मान इतना आया, और वो सारे डेटा को हम उस ग्राफ के अंदर बिंदु से इस प्रकार प्रदर्शित करके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। और क्या कुछ ऐसा ही तो करते हैं। तो इसके अंदर देखो डेल बराबर I प्लस E माइनस क्या हो जाएगा A। तो I यहाँ पर आपतन कोण है, तो हमें ग्राफ बनाना है I और डेल के बीच में। वो ग्राफ कैसा बनता है, फिलहाल आपको ये याद रखना होगा।
लेकिन जब हम इसका ये प्रैक्टिकल करेंगे तो उस प्रैक्टिकल में आपको ये बता दूंगा मैं। अब देखो इसके अंदर तो एरो लगा के लिख लो इसके नीचे, विचलन कोण व आपतन कोण में ग्राफ, विचलन कोण व आपतन कोण में ग्राफ। क्या होगा भाई? आपतन कोण में ग्राफ किस प्रकार का बनेगा? देखो ये कुछ ग्राफ बनता है ऐसा, ये तो हुआ डेल विचलन कोण और यहाँ हुआ आपतन कोण आई। ये दोनों बताना जरूरी है वरना गड़बड़ हो जाएगी। और ये साफ साफ पता होना चाहिए कि ग्राफ हम किसके बीच में बना रहे हैं। और ये ग्राफ बनता है कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ना। अगर बराबर का किसी ने ऐसे बना दिया ये गलत है भाई ग्राफ, ये ऐसा कभी नहीं बनता है, ऐसा भी नहीं बनता है, ये ऐसा बनता है ग्राफ। क्या चीज़ समझ आई ना? ये ग्राफ किस के बीच में है? डेल और आई के बीच में। अब मुझे बताओ ग्राफ नीचे कहाँ तक जा रहा है, न्यूनतम कहाँ पर है इस ग्राफ के लिए? डेल की वैल्यू। इससे देखो ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है कि नहीं? इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, लेकिन नीचे नहीं जा रहा है। अगर नीचे जाता तो किसका मान चेंज होता? अगर ग्राफ नीचे या ऊपर जाता है तब तो चेंज होता है डेल का मान, इधर और इधर जाता है तब तो चेंज होता है आई का मान। किसका मान? आई का मान चेंज होता है। तो यहाँ पर ग्राफ इससे नीचे जा ही नहीं रहा है, मतलब डेल की कम से कम वैल्यू यही है। आगे तो जा रहा है ग्राफ, देखो उस तरफ भी जा रहा है, इस बिंदु के इस तरफ भी जा रहा है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा रहा, मतलब डेल की कम से कम वैल्यू यही है। तो इसको कहा जाता है डेल मिनिमम। और डेल मिनिमम तब होता है जब आई बराबर क्या हो? ई। मतलब जो प्रिज्म के लिए जो ऐसा हमने डायग्राम बनाया था ना, और इसमें ये कोण आई बताया था, यहाँ से जब इस प्रकार बाहर निकली थी तो कोण इसको ई बताया था। ये जब दोनों कोण बराबर हो जाए ना, मतलब प्रिज्म में अगर कोई प्रकाश की किरण जिस कोण पे प्रवेश करे और उसी कोण पे निर्गत हो जाए, तब हमेशा प्रकाश की किरण का विचलन क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम। मतलब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से सबसे कम भटकती है, सबसे कम से कम भटकती है। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? अब देखो ऐसा ग्राफ बना, ये ग्राफ कॉपी के अंदर नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो ग्राफ। अब देखो इसके बाद में देखो भाई, इस ग्राफ के बाद में अब हमें निकालना है इसका अपवर्तनांक। क्या निकालना है? तो अपवर्तनांक निकाला जाता है भाई स्नेल के नियम से। किससे निकाला जाता है? ये साइड मैंने आपको बताया नहीं है तो एक बार ये थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जैसे ये कोई अपवर्तक सतह है, क्या है अपवर्तक सतह? नीचे तो है पानी, क्या है नीचे? पानी। और ऊपर है हवा, क्या है भाई? हवा है। अब प्रकाश की किरण ऐसे आई और इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये हुआ अभिलंब, लेकिन अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, झुकेगी नहीं झुकेगी? तो ये कोण हुआ आई, ये कोण हुआ आर, ये कोण हुआ आई, ये कोण हुआ आर। अब यहाँ पर एक जो वैज्ञानिक है स्नेल, उसने ये बताया था कि अगर हम किसी प्रकाश की किरण को किसी अपवर्तक सतह पर आई डिग्री के कोण पर आपतित करें तो अपवर्तन कोण कितना होगा? मतलब प्रकाश की किरण जब उस माध्यम में प्रवेश करेगी ना, तब वो कितने कोण पे प्रवेश करेगी उसके अंदर? हमने कितने पे आपतित किया? आई पर, और उसने माध्यम के अंदर वो कितना कोण बना रही है अभिलंब के साथ? आर का। तो इस आई और आर में क्या रिलेशन है? मतलब ये कोण पता हो तो ये कैसे निकाले, या ये पता हो तो ये कैसे निकाले? परावर्तन में तो ईजी होता है। परावर्तन के अंदर तो क्या होता है कि जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं, परावर्तन का नियम है ही। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें किस प्रकार निकाले? तो वैज्ञानिक स्नेल ने क्या कहा था? वैज्ञानिक स्नेल, नाम क्या था उसका? स्नेल। वैज्ञानिक स्नेल नाम थोड़ी था उनका, स्नेल ही था केवल, है कि नहीं? केवल क्या था? स्नेल ही था। अब देखो ये जैसे स्नेल का नियम है, तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है। ज्या कहते हैं साइन थीटा को, कोस थीटा को कोज्या, टेन थीटा को स्पर्श ज्या, है कि नहीं? तो साइन आई बटे साइन आर बराबर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, परावर्तन नहीं अपवर्तन कोण, क्या? अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। और इसका फॉर्मूला होता है μ2 बटा μ1। μ2 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है भाई जिसमें प्रकाश की किरण जाती है, और μ1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिसमें प्रकाश की किरण आती है। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? तो ये μ2 हुआ, ये हुआ μ1, और ये स्नेल का नियम अभी हमारे काम आएगा। हालांकि हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, हमारे सिलेबस से हटा दिया क्योंकि अपवर्तन का नियम है। किसका नियम है? और प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, इसके अलावा दर्पण, ये सारे टॉपिक हमारे अब की बार हटा
दिए। अब देखो तो इसके अंदर वापस फिर इसको नोट नहीं करना किसी भी चीज़ को, उस डेरिवेशन से आगे देखो, उससे आगे अगर हम वही ध्यान से देखें तो ये तो आ गया था हमारे डेल बराबर आई प्लस ई माइनस ए, एक हमने बना लिया था ग्राफ। अब प्रथम सतह के लिए मतलब सतह ए बी के लिए स्नेल का नियम लगाओ, सतह ए बी के लिए स्नेल का नियम लगाओ। ए बी के लिए अगर ए बी के लिए हम स्नेल का नियम लगाएं तो देखो स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटा, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? सीधा लिख दो एक स्टेप कम करके मैं ऐसे, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। क्या फर्क पड़ा इससे? क्या कोई भी फर्क नहीं पड़ा ना? तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। अब जब ए बी सतह होगी तो सोचो ए बी सतह पे प्रकाश की किरण ऐसे आई, आपतन कोण क्या था आई, अपवर्तन कोण क्या था R1। ये विरल से सघन में प्रवेश कर रही थी तो प्रिज्म का अपवर्तनांक तो म्यू था और बाहर वाले का अपवर्तनांक 1 था। तो देखो म्यू 1 की वैल्यू 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू साइन आर। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? अब यहाँ पर इसको दे दो समीकरण नंबर, जैसे 1 2 तो दे दिया था पहले नाम हमने, 3 नाम दे दो जैसे, है कि नहीं? 3 नाम दे दिया। अब देखो सतह एसी के लिए, सतह एसी के लिए क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। तो दूसरे वाले सतह के लिए देखो क्या था इसका मान, ये ऐसे आई फिर ऐसे निकली थी, तो इसको हमने नाम दिया था ई और ये था हमारे R2। क्या था R2। अब की बात देखो, जब इस सतह से प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो रहा है ना, तब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। और किस में जा रही है? सघन माध्यम से किस में जा रही है? विरल माध्यम से। ये सघन है, ये वाला विरल है, तो सघन से विरल के अंदर ये प्रकाश की किरण अब की बात जा रही। तो देखो क्या हो जाएगा, म्यू 1 की वैल्यू तो कितनी म्यू, और साइन आई की जगह होगा साइन R2। क्या होगा साइन, और म्यू 2 की जगह 1 इंटू साइन आर की जगह साइन ई। क्या होगा साइन ई होगा। तो साइन ई बराबर कितना हुआ, म्यू साइन R2। क्या होगा म्यू साइन। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में, किसमें? न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, आई बराबर ई होता है भाई। क्या होता है आई बराबर, तो आई बराबर ई करेंगे, मतलब इसकी जगह भी हम क्या रख दें, इस ई की जगह, ई की जगह आई रख दें। क्या रख दें ई की जगह आई। तो क्या समीकरण बन जाएगा, साइन आई बराबर म्यू साइन R2, है कि नहीं? इसको समीकरण में नाम दे दो 4। अब 3 और 4 से क्या पता चला आपको, 3 और 4 से, ये तो 3 है, समीकरण नंबर, इधर भी साइन आई इधर भी साइन आई, म्यू साइन R1 था यहाँ, अरे क्या था साइन R1, म्यू साइन R1, और यहाँ पर साइन आई बराबर म्यू साइन, दोनों बराबर, तो म्यू साइन R1 बराबर म्यू साइन, म्यू से म्यू कट गया तो क्या बचा, साइन R1 बराबर साइन R2। इससे क्या समझे आप कि R1 बराबर कितना हो गया, मतलब न्यूनतम विचलन की स्थिति में अगर किसी सतह पर प्रकाश किरण ऐसी आई तो जितना आपतन कोण उतना ही ना निर्गत कोण, कौन, मान लो ये से निकली ये विलंब, ये और ये बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों। क्या चीज़ समझ आई ना? अब एक रिलेशन हमने देखा था, R1 प्लस R2 बराबर ए, R1 प्लस R2 बराबर, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, R1 बराबर R2 बराबर ए बटा 2। देखो देखे ढंग से ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कैसा लिख सकता हूँ क्या? देखो अगर आप ढंग से देखो इस चीज़ को, R2 की जगह में क्या रख दूँ मैं, R1। क्या रख दूँ, तो R1 और R1 कितना हो जाएगा बाना, 2R1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा। तो R1 बराबर आया ए बटा 2, कितना आया, और इतना ही R2 का मान, क्योंकि R1 R2 तो बराबर है ना, तो R1 R2 आ गए बराबर भाई। क्या आ गए, बराबर। अब हमें क्या निकालना था यहाँ पर, हमें निकालना था प्रिज्म का अपवर्तनांक। क्या निकालना था, प्रिज्म का। अब प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे निकालें, यहाँ से आ सकता है क्या, देखो साइन आई बराबर म्यू साइन R1, म्यू है यहाँ पर देखो, तो समीकरण 3 से, किससे समीकरण, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन R1 या R2, R1 हो जाएगा। क्या समझ आया? अब उठा के ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर,
तो देखो कितना हो जाएगा, देखो म्यू बराबर आया साइन आई बटे साइन R1। क्या आया, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन R1। तो म्यू बराबर साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सोचो देखिए एक चीज, आई की जगह क्या लिख सकते हैं। अभी आई का मान हमने निकाला नहीं इसमें, क्योंकि R1 की जगह a/2 लिखेंगे। तो ये तब स्थिति होती है जब न्यूनतम विचलन हो, क्या हो, तो न्यूनतम विचलन के अंदर डेल का फॉर्मूला क्या है था हमारे, सोचो देखिए, डेल बराबर I प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस आई बराबर क्या, न्यूनतम विचलन की स्थिति में ई। अरे होता है कि नहीं होता है। तो डेल इस समय डेल क्या होगा, मिनिमम। जब आई और ई बराबर हो जाएंगे तो डेल क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और आई प्लस ई की जगह पे रख देंगे आई, तो 2i माइनस ए हो जाएगा। तो आई बराबर कितना, डेल मिनिमम प्लस ए बटा कितना 2। ये चीज़ बताओ समझ आएगी नहीं। ये आई की वैल्यू आ गई, ये उठा के यहाँ पुट कर दो। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, देखो साइन आई की जगह डेल मिनिमम प्लस a/2 और ये हो गया साइन a/2। R1 की जगह क्या लिख सकते हैं, a/, ये आ गया प्रिज्म का अपवर्तनांक। गर्मा गर्म फॉर्मूला, ताज़ा बना हुआ है कि नहीं। इसको आज ही घोट के पी जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बोर्ड के हिसाब से भी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, चाहे हम प्रैक्टिकल करें चाहे आप कोई न्यूमेरिकल करो, कभी भी प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछ ले। प्रिज्म कांच का बना होता है, क्या आएगा अपवर्तनांक, क्या आएगा। कांच का अपवर्तनांक बताया था पीछे के लेक्चर में मैंने 1-2 बार, 1.5 होता है लगभग, 1.33 पानी का होता है ना। 1.5 कितना, 1.3/2। मतलब चाहे हम प्रैक्टिकल करें चाहे कोई न्यूमेरिकल करें, लगभग सारे केसों में अगर प्रिज्म कांच का बना हुआ है तो अपवर्तनांक 1.5 के लगभग आएगा, निकट आएगा। हाँ, पॉइंट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है 1.49 आ जाए, 1.48 आ जाए, तो वह लगभग 1.5 के बराबर इसको माना जा सकता है कि नहीं। अरे चीज़ समझ आई ना। तो 1.5 के आसपास आएगा। क्या ये वाली चीज़ समझ आई। अब इसके नीचे ये वीडियो को पॉज करके पूरा उतार लो एक बार। अब देखो इसके अंदर, अब इसके नीचे एरो लगाओ और इस एरो में देखो क्या लिखे, पतले प्रिज्म के लिए। किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए। अब कुछ काम की चीज़ है भाई, आगे हमारे जो हम वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे इससे आगे, उसमें हमारे काम आएगी। तो पतले प्रिज्म के लिए देखो क्या हो जाएगा, एरो लगा के लिखो पतले प्रिज्म के लिए। तो पतला प्रिज्म हम किसको कहते हैं, पतला प्रिज्म हम कहते हैं जिसके लिए प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री से क्या हो, कम हो भाई। क्या हो, 5 डिग्री से, उसको कहा जाता है प्रिज्म को, यानी पतला प्रिज्म। क्या कहा जाता है, पतला प्रिज्म। तो अगर 5 डिग्री से अगर ए का मान कम है और प्रिज्म बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो उसकी जगह हम इसके अपवर्तनांक और डेल में कुछ संबंध निकाल सकते हैं। क्या, देखो देखिए, म्यू बराबर आया साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 और बटा साइन a/2। अगर साइन के गुणा में जो भी ये कोण है ये अल्प हो, a अल्प है और ये भी a अल्प है, तो मतलब इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, छोटा है कि नहीं। तो जब इसका मान बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन डेल मिनिमम को साइन डेल मिनिमम प्लस a/2। इसको लगभग लिखा जा सकता है डेल मिनिमम प्लस a/2। ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। देखो ये वही चीज़ है, जब थीटा अल्प हो तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है कि नहीं। और टेन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, अगर थीटा अल्प हो तो टेन थीटा वो भी थीटा के बराबर होता है। और कोस थीटा 1 के बराबर, कोस 0 का मान 1 होता है ना, 1 के बराबर होता है जब थीटा का मान अल्प होता है तो कोस। तो देखो इसमें नीचे वाले में क्या हो जाएगा, साइन a/2। साइन a/2 लगभग बराबर होगा किसके, a/2 के। तो म्यू बराबर क्या आएगा बताओ, देखिए साइन तो हट गया, तो डेल मिनिमम प्लस a/2 बटा a/2। 2 से 2 तो कट गया, 2 से 2 तो a को इधर गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, डेल मिनिमम बराबर म्यू a माइनस a। कईयों को पता ही नहीं पड़ा क्या किया मैंने, a को इधर गुणा कर दिया और a को इधर भेजा तो माइनस का हुआ। किसका हुआ, माइनस का। तो डेल मिनिमम बराबर कितना, म्यू -1 इंटू a।
क्या चीज़ समझ आई? मतलब पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण और अपवर्तनांक में ये संबंध होता है। इसको आप चाहो तो डेल मिनिमम नहीं भी लिखो तो भी काम चल जाएगा। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है यहाँ पर डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, लेकिन यहाँ इसको मिनिमम ही लिख दो। क्या लिख दो? मिनिमम। अब इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि जो विचलन कोण है ना पतले प्रिज्म के लिए वो अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? अपवर्तनांक। डेल इज प्रोपोर्शनल म्यू, डेल इज प्रोपोर्शनल अपवर्तनांक के ये समानुपाती होता है। अब अपवर्तनांक और डेल में ये संबंध हमारे किस काम का है? हमारे किस काम का हो सकता है? ये इस काम का होता है कि एक संबंध होता है अपवर्तनांक के लिए। देखो एक आप इस प्रकार एक अलग से समीकरण लिख लेना जो आपको याद रखनी है। पहले ये उतार लो यहाँ तक, उसके बाद इसके नीचे लिखाते। ये पूरा उतार के रुक जाना, इसके आगे कुछ मत लिखना। अब देखो कुछ एक आध काम की चीज़ बता देते। बातें मत करो रे गधों। तो देखो भाई, स्नेल का नियम क्या था? साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सी बटा वी। तो म्यू वन बराबर सी बटा वी वन और म्यू टू बराबर सी बटा, ये दोनों का अनुपात लो, दोनों का अनुपात लो म्यू टू बटा म्यू वन का। क्या होगा म्यू टू बटा म्यू वन का अनुपात? म्यू टू तो सी बटा वी टू इंटू सी बटा वी वन, इससे ये तो कट गया। तो म्यू टू बटा म्यू वन कितना आया? V1 बटा V2। मतलब जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। पानी में प्रकाश तेज चलता है या हवा में? हवा में तेज चलता है। और निर्वात में उसका वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेट होता है। हालांकि वैसे 2,99,000 के आसपास होता है ना। तो प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरता है, सघन माध्यम से गुजरता है, तो उसका वेग कम हो जाता है। उसका वेग कम होता है, तभी तो वो अभिलंब की तरफ झुकता है, वरना अभिलंब से दूर हटता। अगर वेग कम होता है ना, तभी वो अभिलंब की तरफ झुकता है जब विरल से सघन में जाता है। अगर वेग बढ़ता तो अभिलंब से दूर हट जाता, अभिलंब से दूर हट जाता। अब देखो यहाँ पर तो म्यू टू बटा म्यू वन बराबर V1 बटा V2। तो म्यू टू ऊपर है, V2 नीचे है। मतलब जिसके लिए अपवर्तनांक ज़्यादा उसके लिए प्रकाश का वेग कम, उसके लिए प्रकाश का वेग कम। तो एक ये रिलेशन आ गया हमारे। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं भैया, V1 बटा V2। अब एक होती है तरंग वेग समीकरण, जो आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ी होगी मेरे हिसाब से। तरंग वेग समीकरण होती है V बराबर एन लैम्बडा, V बराबर एन लैम्बडा, V बराबर एन लैम्बडा। क्या होता है? V बराबर एन लैम्बडा। इससे क्या समझे आप? मान लो जैसे कोई तरंग है, ये तरंग ऐसे चली, तो अभी तक ये इतनी चली तरंग, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? इसकी तरंग दैर्ध्य के बराबर। मतलब ये लैम्बडा दूरी चली। कितनी दूरी चली? और ये लैम्बडा दूरी चलने में इसको समय कितना लगा? एक आवर्तकाल के बराबर। देखो एक चक्कर पूरा करी तरंग, पहले ऊपर गई फिर वापस वहीं आ गई, एक चक्कर पूरा हो गया ना। तो एक आवर्तकाल के तुल्य समय में चलेगी दूरी है लैम्बडा। क्या है? लैम्बडा। तो देखो देखिए क्या होगा। अगर मैं वेग निकालना चाहूँ तो वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी तो हुई लैम्बडा, समय वो आवर्तकाल के बराबर। अब सोचो आवर्ती और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? तो V बराबर कितना हुआ? एन लैम्बडा। इसको कहते हैं तरंग वेग समीकरण। क्या कहते हैं? तरंग वेग समीकरण। यहाँ से देखो, अब V बराबर एन लैम्बडा की जगह में एफ लैम्बडा भी रख सकते हैं, क्योंकि एफ को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ राउंड इन पर सेकेंड। क्या चीज़ समझ आई ना? इसके अलावा इसको आवर्ती को न्यू से भी बताते हैं। किससे बताते हैं? न्यू से बताएं, चाहे एन से बताएं, चाहे एफ से बताएं। ये भौतिकी के अलग अलग जो इस प्रकार क्षेत्र होते हैं ना हमारे, अलग अलग शाखाएं, उनमें आवर्ती को अलग अलग प्रतीकों से बताया जाता है। तो यहाँ पर एफ से बता देते हैं हम। किसे बता देते हैं? अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, एफ फोकस दूरी भी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी। तो इससे आपको यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें। अब ये जो आवर्ती है ना भाई, ये आवर्ती प्रकाश स्रोत पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मतलब जब तक स्रोत चेंज नहीं होगा तब तक आवर्ती चेंज नहीं होगी। जब स्रोत चेंज हो जाएगा आवर्ती तभी चेंज होगी, अन्यथा आवर्ती चेंज नहीं होगी। तो सोचो जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग बदल जाता है, उसका वेग बदल जाता है। ये तो चीज़ बदल नहीं रही, और वेग बदलता है तो वेग बदलेगा तो तरंग दैर्ध्य भी तो बदलेगी।
क्योंकि वरना दोनों ही नहीं बदलते तो वेग कांस्टेंट हो जाता। अब ये आवर्ती तो स्रोत पे डिपेंड करती है, ये तो बदलेगी नहीं, तो वेग को बदलने के लिए लैम्बडा को बदलना पड़ेगा। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग बदल जाता है, उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति बदलती नहीं है। उसकी आवृत्ति बदलती नहीं है। तो देखिए आवृत्ति के रूप में कैसे रिलेशन निकालें। v1 बराबर एफ लैम्बडा 1 और v2 बराबर एफ लैम्बडा 2। तो v1 बटा v2 कितना आ जाएगा, देखो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा, यहाँ देखो v1 बटा v2 है, तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। ये बहुत शानदार काम की चीज़ है। 3-4 चीज़ें एक ही फॉर्मूले के अंदर आ गई, देखो है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें याद करने में आसान, कुछ भी और तो कुछ पूछ ही नहीं सकता ना वो, कोई इसके अलावा सवाल आ ही नहीं सकता, बोर्ड में तो आ ही नहीं सकता, ये मान लो आप। अब देखो साइन आई बटे साइन आर, चाहे ये दे दे कोण पूछ ले, ये दे दे कोण पूछ ले, ये दे दे कोण पूछ ले, ये दे दे वेग पूछ ले, ये दे दे तरंग दैर्ध्य पूछ ले। अब यहाँ पर ये हमारे काम की चीज़ है, ये वाले। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो यहाँ पे म्यू लैम्बडा के एंटी प्रोपोर्शनल है, μ2 ऊपर आ रहा है, लैम्बडा 2 नीचे आ रहा है, मतलब म्यू इज प्रोपोर्शनल क्या 1 अपॉन लैम्बडा, क्या है 1 अपॉन। तो इसको कहीं रफ कॉपी में नोट कर लो, और ये फॉर्मूला नोट लगा के कॉपी में लिख लेना आगे कहीं, और अगर पूरा लिखना चाहो तो नोट में लिख देना कहीं। हाँ तो देखो इसको चाहो तो नोट में लिख लेना, चाहे रफ कॉपी में। अब वापस प्रिज्म वाला डेरिवेशन में आ जाओ। प्रिज्म वाला डेरिवेशन हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ पर हमारे ये आया था कि डेल इज प्रोपोर्शनल म्यू आया था। क्या आया था, डेल इज प्रोपोर्शनल। अब म्यू इज प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लैम्बडा, मतलब जिसके लिए लैम्बडा ज़्यादा उसके लिए अपवर्तनांक कम, और जिसके लिए अपवर्तनांक कम उसके लिए विचलन भी कम। हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे बताओ लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है या बैंगनी कलर की। सूर्य का जो प्रकाश आता है ना वो श्वेत कलर का होता है, और उस श्वेत कलर में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं। या आपने इस प्रकार बचपन में देखा होगा 2 रंगों को मिलाने पर कोई और नया रंग बन जाता है। तो जब हम 7 रंगों को मिलाते हैं ना विब की ओर वाले, है कि नहीं, जामुनी उसके अंदर ऑरेंज वगैरह सारे आ जाते हैं, आगे नाम लिखाऊंगा इनके। उन सबको जब हम एक खास अनुपात में मिलाते हैं तो वाइट कलर बनता है। क्या बनता है, मतलब सूर्य का प्रकाश वाइट कलर का होता है। और कैसा होता है, हमें पीला दिखाई देता है। इसका क्या कारण है, वर्ण विक्षेपण में बताऊंगा इसके बारे में। अब देखो तो यानी लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बैंगनी कलर से ज़्यादा होती है। बैंगनी कलर से मतलब अपवर्तनांक किसके लिए ज़्यादा, बैंगनी कलर के लिए। किसके लिए ज़्यादा, बैंगनी कलर के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा है। अब भाई बैंगनी कलर के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा है तो विचलन किसके लिए ज़्यादा होगा, बताओ देख। जिसके लिए अपवर्तनांक ज़्यादा उसके लिए विचलन भी ज़्यादा। तो मतलब बैंगनी के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा तो बैंगनी के लिए विचलन भी। मतलब अगर प्रिज्म में कोई हम सफ़ेद प्रकाश की किरण डाल दे श्वेत प्रकाश की तो 7 रंगों की पट्टियाँ बन जाएगी। क्यों बनेगी 7 रंगों की पट्टियाँ, क्योंकि लाल रंग का विचलन तो होगा कम और बैंगनी रंग का होगा सबसे ज़्यादा, और बाकी रंग होंगे इनके बीच में 7 के साथ। ये चीज़ बताओ समझ आए कि नहीं आए। ये 7 रंग होंगे इनके बीच में तो 7 रंगों की पट्टी बन जाएगी। क्या समझ आया ना, प्रिज्म से 7 रंगों की पट्टी क्यों बनती है। और आया कि नहीं आया। देखो कितनी शानदार चीज़ है। तो ये लिख लो आप कॉपी के अंदर। हालांकि एक बार आगे हम थोड़ा उसके अंदर और लिखेंगे, वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे उस समय ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और बाकी काम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये प्रिज्म कंप्लीट हो चुका है। लेंस के न्यूमेरिकल बच्चों में जो हो सकता है अगली क्लास में करवा दे। अब देखो इसके बाद ये उतार लेना कॉपी के अंदर।